हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म एलिमेंट के बारे में सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कैसे फॉर्म टैग का यूज़ करके हम लोग एक वेबसाइट पे अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और यूज़र से इनपुट लेके कैसे उस डेटा को सर्वर पर भेज सकते हैं। तो हम लोग ये सब इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आपने जब कभी भी गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया होगा तो कुछ ऐसा एक फॉर्म खुल के आता है। ये एक फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो फॉर्म्स ऐसे फॉर्म्स में एक फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स भी हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब कई फील्ड्स हैं। और यहाँ पे अमेज़ॉन पर भी कई फील्ड्स हैं, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, फर्स्ट नेम भी है। तो ये भी एक फॉर्म हो सकता है, उसमें बटन भी है। और ये जैसे यूट्यूब पे हम लोग आते हैं तो सर्च बार होता है, ये भी एक फॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे इंस्पेक्ट करके कि कैसे ये अंडर द हुड फॉर्म टैग का यूज़ करके फॉर्म क्रिएट किया गया है। और यहाँ फ्लिपकार्ट पे भी जो सर्च बार है वो भी एक फॉर्म टैग का यूज़ करके ही क्रिएट किया गया है, यानी कि ये भी एक फॉर्म एलिमेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आ जाएं और इस फॉर्म का जो इनपुट है, इनपुट फील्ड, इस पर अगर इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके तो हम लोग का डेव टूल्स खुल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो देखो ये इनपुट फील्ड है हमारा। ठीक, अभी इनपुट फील्ड हम लोगों ने नहीं देखा है, हम लोग इनपुट के बारे में भी इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऊपर आ जाएं तो हम लोग को एक फॉर्म एलिमेंट दिख रहा है, ये फॉर्म टैग यूज़ किया गया है। ठीक, फिर उसके अंदर एक इनपुट है। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अनुराग सिंह प्रो कोडर, अपना ही चैनल का नाम अगर सर्च करता हूँ तो ये देखो मेरा ये आ गया है चैनल का नाम। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अभी। ठीक, तो अभी 29 सब्सक्राइबर हैं, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक, तो अभी मैं इतने ही सब्सक्राइबर्स के लिए रोज़ वीडियोस बनाता हूँ और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे खासे आ रहे हैं। 7 व्यूज़, 28 व्यूज़, इसमें 90 व्यूज़ हो गए। ओ माय गॉड, 90 व्यूज़, मुझे पता भी नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले 80 थे, ऐसा कुछ था। ठीक, तो बहुत सही, मेरी वीडियो तो एकदम ट्रेंड कर रही है। तो ये हो गई मजाक की बात काफ़ी। अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इस फॉर्म पे जब कुछ भी हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ यूआरएल में भी देखना कुछ चेंज होगा। ठीक, मैं पीछे जाता हूँ। अभी यहाँ पर है youtube.com। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करके ये सर्च दबाया या एंटर भी प्रेस किया तो देखो ये कहाँ पर ले गया मुझे, /results क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इज इक्वल टू अनुराग सिंह। तो यहाँ पर इसने प्लस प्लस लगा दिया है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, यहाँ पर चलो हम लोग कुछ और भी सर्च करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं अक्षय सैनी। ठीक, मैंने यहाँ पे सर्च किया अक्षय सैनी, तो यहाँ पर देखो सर्च क्वेरी इज इक्वल टू अक्षय सैनी, ये चेंज हो गया। तो अब देखना यहाँ पर इतना ही पार्ट बस चेंज होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे नमस्ते जावास्क्रिप्ट सर्च करता हूँ तो ये देखो बस इतना ही पार्ट चेंज हो रहा है। ठीक, तो अगर एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे youtube.com पर जाएं और यहाँ पर फिर से कुछ सर्च करने की कोशिश करें, जैसे कि क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट में सर्च करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसने मुझे रीडायरेक्ट किया। पहले youtube.com था, अभी इसने रीडायरेक्ट करके रिजल्ट्स, फिर /results, फिर क्वेश्चन मार्क समथिंग, क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इज इक्वल टू क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो इतनी बात तो समझ आ रही है, क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक, फिर ये /result कहीं से आ रहा है, मतलब ये कहाँ से रीडायरेक्ट कर रहा है। ये /result यहाँ पे अगर हम लोग का जो फॉर्म एलिमेंट है, यहाँ पर एक एक्शन इज इक्वल टू /results है। ठीक, तो इसीलिए ये /result पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, ठीक, जैसे कि अभी हम लोग फ्लिपकार्ट पर जाके देखेंगे तो यहाँ पे /result की यहाँ पे स्लैश कुछ और है। ठीक, तो वहाँ पे स्लैश करके रीडायरेक्ट करता है। ठीक, तो ये भी बात समझ आ गई कि ये /result यहाँ से आ रहा है। फॉर्म के ऊपर हम लोग एक एक्शन एट्रीब्यूट देते हैं, वहाँ पे /result लिखते हैं, तो ये होके आता है, यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है। फिर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है और फिर सर्च क्वेरी इज इक्वल टू, फिर ये इतनी बात तो पता है कि ये यहाँ से आ रही है हमारे इनपुट फील्ड से। ठीक, तो ये सर्च क्वेरी कहाँ से आ रही है, तो ये हमारे इनपुट फील्ड में एक नेम एट्रीब्यूट होता है, वहाँ से आती है। देखो हमारा जो इनपुट फील्ड है, मैंने इस पर इंस्पेक्ट किया यहाँ पे आके, तो यहाँ पर देखोगे नेम इज इक्वल टू सर्च क्वेरी है। ठीक, तो ऐसे ये
जो फॉर्म टैग है ये एक यूआरएल क्रिएट करता है सब चीज़ों को मिला के। ठीक, किस किस चीज़ को मिला के क्रिएट करता है? पहले जो भी तुम्हारा ये है सर्च रिजल्ट्स, तो पहले तो ये स्लैश रिजल्ट्स यानी कि एक्शन वाली जो वैल्यू है उसको ऐड करता है। यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, कोई भी, अभी ये स्लैश रिजल्ट है तो ये एक रिलेटिव यूआरएल है। ठीक, रिलेटिव यानी कि ये youtube.com/ इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक, अगर हम लोग http// जो भी होता है अगर वहाँ से देंगे तो हम लोग यूट्यूब के अंदर हम लोग फ्लिपकार्ट का भी यूआरएल दे सकते हैं और ये वहाँ पर पॉइंट करेगा। तो ये इसको एक्शन को मिला के प्लस इसको मिला के ये कहाँ गया नेम एट्रीब्यूट, हाँ नेम एट्रीब्यूट को और ये जो भी हम लोगों ने इनपुट किया है इन सब को मिलाकर एक यूआरएल क्रिएट करता है और फिर उसी यूआरएल पर ये रीडायरेक्ट कर देता है। ठीक, तो अगर हम लोग इस फॉर्म का ना यूज़ करें, यहाँ पे हम लोग खुद से ही कुछ सर्च करें, जैसे हम लोग सर्च करते हैं HTML। ठीक, यहाँ पर सर्च क्वेरी इज इक्वल टू HTML मैंने खुद से कर दिया, इस बार मैंने इनपुट टैग में नहीं डाला है और मैं एंटर अगर करूँ तो ये देखो ये HTML का रिजल्ट आ गया। तो वो फॉर्म ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, वो फॉर्म क्या कर रहा है, वो एक यूआरएल क्रिएट करता है किस किस चीज़ को मिलाकर, ये एक्शन को मिलाकर। ठीक, और फिर यहाँ से उठाता है ये नेम एट्रीब्यूट को। ठीक, एक्शन के बाद वो क्वेश्चन मार्क खुद से लगाता है। ठीक, जब नेम एट्रीब्यूट उसको ऐड करना होता है तो खुद से क्वेश्चन मार्क लगा देता है। फॉर्म जो एलिमेंट होता है नेम एट्रीब्यूट को मिलाकर और फिर जो हम लोगों ने इनपुट के अंदर इनपुट किया था उसको मिला के वो एक यूआरएल क्रिएट करता है और फिर उसी यूआरएल पर रीडायरेक्ट कर देता है। अगर हम लोग यहाँ पर आए फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आ जाएं, इंस्पेक्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखो ये इनपुट है। ठीक, और ये फॉर्म टैग के अंदर है। इनपुट को हमेशा हम लोग फॉर्म टैग के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म एट्रीब्यूट है उसके एक्शन एट्रीब्यूट की वैल्यू /search है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अगर कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मार्टफोन सर्च करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्मार्टफोन, चलो एक बार पहले हम लोग फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं ताकि यूआरएल थोड़ा सा क्लीन रहे। अगर मैं यहाँ पर स्मार्टफोन सर्च करता हूँ तो इसका मतलब ये रीडायरेक्ट करेगा /search फिर क्वेश्चन मार्क, फिर वो ये उठाएगा यहाँ से नेम इज इक्वल टू क्यू। ठीक, क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ से नेम इज इक्वल टू क्यू है तो यहाँ से क्यू की वैल्यू उठा लेगा। ठीक, फिर ये क्यू इज इक्वल टू जो भी मैं यहाँ पर इनपुट करूंगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ सर्च करके देखते हैं, जैसे कि सर्च करते हैं लैपटॉप। ठीक, और मैं एंटर दबाता हूं तो देखो ये यहां तक बस ध्यान दो। ठीक, इसको अभी इग्नोर कर दो, इसने कुछ और रीजन के लिए ये पीछे ऐड किया है। ठीक, वो अभी हम लोग समझ लेंगे क्या है। ठीक, क्यों ऐड किया है, तो उसने एक यूआरएल पे रीडायरेक्ट किया। अभी तुम बस इतने पे ध्यान दो, इसको इग्नोर करो। ठीक, इसका काम नहीं हम लोग को। ठीक, तो बस उसने इस पे देखो /search क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल टू लैपटॉप। लैपटॉप हम लोग के यहाँ इनपुट फील्ड से आ गया। ठीक, तो कहाँ गया ये लैपटॉप इज इक्वल टू इनपुट फील्ड आ गया। ठीक, और फिर ये नेम यहाँ पे जो इनपुट के अंदर नेम था यहाँ से उसने उठा लिया क्यू। ठीक, यहाँ से इसने उठा लिया क्यू और फिर यहाँ से एक्शन से यहाँ से उठा लिया सर्च। तो ये सारा मिला के इसने बना दिया एक यूआरएल और फिर वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। और अगर हम लोग इतने को हटा देंगे तो भी एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो वो कुछ अपने ट्रैकिंग के लिए कुछ उसने इम्प्लीमेंट किया था, तो उसको इग्नोर करो अभी के लिए। तो फॉर्म टैग ऐसे काम करता है, हम लोग कुछ उसमें इनपुट करते हैं, फिर वो एक यूआरएल क्रिएट करके उसमें रीडायरेक्ट कर देता है। वो यूआरएल डायनेमिकली क्रिएट करता है। एंकर टैग में हम लोग खुद से ही वो लिख देते हैं, एक बार हार्ड कोड कर दिए यूआरएल, फिर वहीं पे लिखा रहता है। लेकिन जो फॉर्म होता है वो एक नया यूआरएल क्रिएट करके उस पर रीडायरेक्ट करता है और उस यूआरएल में हम लोग जो इनपुट करते हैं वो भी वैल्यू इंक्लूडेड होती है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि फॉर्म एलिमेंट कैसे काम करता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हो सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो वो सब चीज़ें हम लोग खुद ही कोड करके देखेंगे। तो चलो हम लोग अपने फोल्डर में चलते हैं डेवलपमेंट वाले। ये वेब डेवलपमेंट का फोल्डर है। यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ।
ठीक, मैंने फॉर्म एलिमेंट ही डाल लो, ठीक, इतना ही इनफ है। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म एलिमेंट क्रिएट कर लिया है, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर लूँगा। तो हम लोग अपने VS कोड में आ गए हैं और हम लोग अब एक नई फाइल HTML फाइल क्रिएट करेंगे, index.html। यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और टैब दबाएंगे। पूरा कोड बन के आ गया हमारा बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पर डाल देंगे HTML फॉर्म। फिर यहाँ पे एक H1 डाल देते हैं। H1 में भी HTML फॉर्म लिख देते हैं। अब हम लोग यूज़ करेंगे अपना फॉर्म एलिमेंट। तो अगर यहाँ पर हम लोग फॉर्म लिख के अगर एंटर करेंगे तो ये देखो एक्शन वाला एट्रीब्यूट अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये वही वाला एक्शन वाला एट्रीब्यूट है जो यहाँ पर था, ये देखो /search, जो कि ये यूज़ कर जिस URL पर ये एक्शन वही URL है जिस URL पर ये भेजता है। तो देखो अभी हम लोग अगर कुछ डाल दें, जैसे कि हम लोग स्लैश डाल दें, तो स्लैश अभी इस पे किसको पॉइंट करेगा, हमारे खुद की वेबसाइट को ही पॉइंट करेगा। तो जब हम लोग इस पे कुछ डाल के एंटर करेंगे तो हमारी वेबसाइट को ही रिलोड कर देगा, मतलब हमें लगेगा कि हमारी वेबसाइट ही रिलोड हो रही है। ठीक, तो चलो हम लोग करके देखते हैं एक बार क्या होता है इसमें। तो यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट के अंदर हम लोग डालते हैं इनपुट एलिमेंट। ठीक, तो इनपुट ऐसे लिख के टैब दबाएंगे तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू एक एट्रीब्यूट होता है, तो यहाँ पर अपने आप वो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे देता है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं डालेंगे टाइप इज इक्वल टू, तब भी वो टेक्स्ट ही होता है। तो हम लोग को ये एक इनपुट फील्ड दिख रही है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो ये देखो ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है ये बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट दे देते हैं, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नॉर्मली गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, सब लोग देते हैं। ठीक, और ये इनपुट टैग जो है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था इमेज टैग और HR टैग, BR टैग, उसी टाइप में ये सेल्फ क्लोजिंग है। मतलब इसको हम लोग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है इस तरह से। ठीक, इस तरह से अगर क्लोज करेंगे तो ये इनवैलिड माना जाएगा। ये अपने आप क्लोज कर दिया उसने, एक्सटेंशन ने। ये उसको एडिट कर रहा है अभी, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये उसका क्लोजिंग टैग है। ठीक, तो नहीं लिखते हैं, लिखने ही नहीं देगा मुझे इनपुट का क्लोज टैग। तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग हम लोग नहीं लगाते हैं, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर अगर नेम दे दें, नेम इज इक्वल टू लेट से हम लोग दे देते हैं सर्च ही दे देते हैं। ठीक, सर्च अभी के लिए दे देते हैं। तो अभी करंटली हम लोग वेबसाइट के अपने मेन URL पे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने अपनी फाइल का नाम दिया है index.html, इसीलिए हम लोग अगर यहाँ से /index.html हटा भी देंगे तो भी हमारी ये मेन फाइल खुलेगी। ठीक, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि हम लोग HTML फाइल का नाम index.html ही देते हैं, और अगर नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक, अगर नहीं देंगे तो इस तरह से नहीं खोल पाएंगे, तो हमें स्लैश उस जो भी फाइल का नाम है उसका नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से /index.html हटा दिया है, ताकि हम लोग यहाँ पर जब इनपुट करके एंटर करें तो वो इसी URL को पॉइंट करेगा, क्योंकि हम लोगों ने सीधा स्लैश लगाया है। तो स्लैश लगाने से जो मेन होता है बिना किसी फाइल नेम के, उस URL पे पॉइंट करता है ये। ठीक, तो अभी तक index.html था तो उस पर वो नहीं पॉइंट करेगा। तो जब हम लोग केवल स्लैश देते हैं तो केवल वेबसाइट के मेन URL पर पॉइंट करता है, किसी भी फाइल को नहीं इंक्लूड करता है वो। ठीक, तो हम लोगों ने स्लैश दिया है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, अभी हम लोग कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि मैंने टाइप किया हाय। ठीक, और मैंने किया एंटर। URL को नोटिस करना URL में क्या चेंज होगा, और ये रिलोड बटन भी रिलोड होगी थोड़ी सी। ठीक, देखो रिलोड हुई, हल्की सी क्रॉस बन गई थी। ठीक, और यहाँ पे देखो क्या हुआ, URL हम लोग का चेंज हो गया // एंड देन सर्च इज इक्वल टू हाई। ठीक, / एंड फिर सर्च इज इक्वल टू हाई। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम लोग का ये जो भी हम लोगों ने दिया था हमारे URL पे ऐड हो गया ये। ठीक, स्लैश फिर / उसने अपने मन से लगा दिया, फिर सर्च यहाँ से उठ के चला आया जो भी हम लोगों ने नेम की वैल्यू दी थी, और हाई जो हम लोगों ने यहाँ से एंटर किया था। तो अगर मैं यहाँ से आके इसको हटा दूँ, जैसे मैं इसको Ctrl+X कर देता हूँ तो यहाँ से कट हो जाएगा। तो देखो ये फॉर्म एलिमेंट यहाँ पर है, अगर इंस्पेक्ट करूँगा यहाँ पर तो फॉर्म एलिमेंट यहाँ पर है।
ये बॉडी को ओपन करते हैं तो देखो फॉर्म एलिमेंट है लेकिन उसकी हाइट 0 है, मतलब वो दिख नहीं रहा है। ठीक, उसमें कुछ है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आके, इधर आके देखेंगे तो यहाँ पर अभी ध्यान से देखना, उसकी हाइट और विड्थ दिख रही। तो उसकी विड्थ तो है 651, लेकिन उसकी हाइट 0 है क्योंकि उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। ठीक, और इसकी विड्थ इसकी 651 है इसलिए क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए इसकी विड्थ पूरी कवर हो रही है, ये पूरे पेज का विड्थ ले रहा है ये। तो इसीलिए तो जब हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पे रख देते हैं तो ये उसमें उसके अंदर इनपुट फील्ड दिखने लगता है। तो देखने में फॉर्म एलिमेंट कुछ भी चेंज नहीं करता, वो एक डिव की तरह है, लेकिन वो फंक्शनैलिटी ऐड करता है। अगर मैं यहीं पे फॉर्म को चेंज करके डिव कर दूं, ठीक, फॉर्म को चेंज करके डिव कर दूं, देखने में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके एंटर करूँगा तो कुछ नहीं होगा, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ, फिर से भी मैं कुछ भी टाइप करके अगर एंटर मारूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो सारा वो जो यूआरएल क्रिएट होता है वो फॉर्म एलिमेंट क्रिएट करता है, उसकी फंक्शनैलिटी होती है ये। देखने में कुछ भी चेंज नहीं करता है लेकिन फंक्शनैलिटी ऐड करता है कुछ, तो इसीलिए हम लोग इसको फॉर्म एलिमेंट कर देते हैं। तो फॉर्म एलिमेंट हो गया। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करूँगा तो मेरा एक नया यूआरएल क्रिएट होगा और उस पर रिडायरेक्ट कर देगा ये। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया /search इज इक्वल टू हरी। ठीक, तो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो अभी ये कुछ यूजफुल नहीं लग रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग खुद की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहें तो यूट्यूब और फ्लिपकार्ट और या किसी भी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो अगर हम लोग इसका यूआरएल आके यहाँ से कॉपी कर लें और अपने फॉर्म में डाल दें यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर डाल दिया, तो हम लोग को बस इतना /results तक बताना है। ठीक, फिर आगे ये जो सर्च क्वेरी है, ठीक, ये यहाँ पर डाल देना है। ठीक, और ये HTML जो इज इक्वल टू है वो हमारे इनपुट से वो वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। नेम इज इक्वल टू सर्च क्वेरी इसलिए डालना है क्योंकि यूट्यूब जो है वो इस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। अगर हम लोग यहाँ पर सर्च क्वेरी के यहाँ पे केवल सर्च लिख देंगे तब ये नहीं काम करेगा। यहाँ पर इज इक्वल टू एंटर कर दिए तो देखो ये नहीं काम कर रहा है, नो रिजल्ट्स फाउंड। तो यूट्यूब का जो सर्वर है वो सर्च क्वेरी जो वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक, और फ्लिपकार्ट के केस में ये क्यू है। ठीक, तो हर एक वेबसाइट अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग अगर अपने वेबसाइट में जाएंगे तो ये एक्शन इज इक्वल टू अब हो गया है यहाँ पे youtube.com/results। तो हम लोग जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक, यहाँ पर मैंने अगर एंटर कर दिया लेटेस्ट से फॉर्म इन HTML, इतना अगर मैंने एंटर कर दिया तो ये मेरा जो फॉर्म एलिमेंट है वो क्या करेगा, ये जितना भी एक्शन में यूआरएल है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएगा। ठीक, उसमें क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क, देखो ये क्वेश्चन मार्क लगाएगा उसमें, फिर ये सर्च क्वेरी लिखेगा, क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इज इक्वल टू फॉर्म इन HTML, ये इतना लिखेगा। ठीक, और फिर उस पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो अगर मैं इंटर दबाता हूँ तो तुरंत अभी वो चीज़ हो जाएगा और ये देखो मैं यूट्यूब के वेबसाइट पे पहुँच गया। ठीक, तो हम लोग फॉर्म का यूज़ करके हम लोग अपना खुद का फॉर्म बना सकते हैं और हम लोग किसी भी वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। ठीक, हमारे खुद के फॉर्म से उस वेबसाइट पे पहुँच गए हम लोग। ठीक, ऐसे हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए भी। तो यहाँ से हम लोग को किस पे, इस वाले चीज़ पे करना है, हमें इस पे करना है। तो हम लोग एक दूसरा इनपुट फील्ड लगा देते हैं, एक दूसरा मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ Shift+Alt डाउन एरो से, और अच्छा दूसरा फॉर्म ही मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं इस फॉर्म को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो एक पेज पे हम लोग कई फॉर्म्स रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक पेज पे एक ही फॉर्म हो, एक पेज पे मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कर दूंगा और फिर यहाँ से Q इज इक्वल टू हटा दूंगा। ठीक, और क्वेश्चन मार्क भी हटा दूंगा, क्वेश्चन मार्क को खुद ही लगाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा Q। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो फ्लिपकार्ट का सर्वर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं Q यहाँ से भेजूंगा, Q इज इक्वल टू जो भी भेजूंगा उसका रिजल्ट ये मुझे दिखाएगा। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। अब ये हम लोग का फॉर्म रेडी है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे तो ये हमारा यूट्यूब का फॉर्म था, हमारा फ्लिपकार्ट का फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ कुछ भी, जैसे कि फ़ोन यहाँ पे सर्च करते हैं और एंटर मारते हैं,
तो देखना क्या होगा, ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक, तो हम लोगों ने अपने सर्च में उन लोग का सर्च इंटीग्रेट कर दिया, हम लोगों ने अपने फॉर्म में उनका फॉर्म इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक, तो ऐसे फॉर्म एलिमेंट काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक लाइन दे सकते हैं, H2 H1 या कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, फ्लिपकार्ट सर्च, फ्लिपकार्ट सर्च, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे दे सकते हैं यूट्यूब सर्च। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फ्लिपकार्ट और यूट्यूब। यहाँ पर अगर बैक जाएंगे तो रिलोड करेंगे अगर, तो ये मेरे आ गया फ्लिपकार्ट। यहाँ पर सर्च करेंगे तो फ्लिपकार्ट के पास जाएगा, इधर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे इस फॉर्म में कुछ भी इनपुट करके फिर एंटर दबाते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें इन लोग की तरह बटन देना, तो कैसे बटन दे सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्म में एक एलिमेंट होता है, फॉर्म के अंदर हम लोग यूज करते हैं बटन एलिमेंट। ठीक, तो बटन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पी टैग के अंदर लिखते हैं और H1 H2 के अंदर लिखते हैं, ये वैसे ही नॉर्मल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, सर्च ऑन यूट्यूब, मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे मेरा एक ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाएगी बटन, सर्च ऑन यूट्यूब। तो अभी देखो इसकी स्टाइलिंग डिफरेंट है। ठीक, इसकी स्टाइलिंग कुछ अलग है, इसको हम लोग खुद से स्टाइल भी कर सकते हैं। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे बटन को अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ, सर्च ऑन फ्लिपकार्ट, तो अगर हम लोग बटन एलिमेंट उसके अंदर डाल देते हैं तो इस बटन को क्लिक करने पे वो सर्च होगा। एक तो अगर मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ फॉर्म इन HTML, चलो डाल देते हैं फॉर्म इन JS। ठीक, फॉर्म इन JS डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर सर्च करते हैं तो ये देखो आ गया। तो सिमिलरली हम लोग अपने इस फ्लिपकार्ट वाले फॉर्म के अंदर भी सर्च करके बटन के द्वारा उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं लेट्स से माउस, और यहाँ पे बटन के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हमारा ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। तो हमने इस पेज के अंदर दो बटन्स का यूज़ किया है। ठीक, लेकिन ये वाली बटन इस फॉर्म के अंदर है और ये वाली बटन इस फॉर्म के अंदर है। ठीक, तो जब हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस URL पे रीडायरेक्ट करेगा, और इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस वाले URL पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक, तो ये इसके अंदर पूरा ग्रुप है इसका। तो ये वाले फॉर्म के लिए ये इनपुट और ये बटन वाली फील्ड है। ठीक, और इस वाले फॉर्म के लिए ये इनपुट और ये बटन फील्ड है। ठीक, दोनों सेपरेट हैं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इसमें मल्टीपल फील्ड्स दे दें, ठीक, अगर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करें उसमें मल्टीपल फील्ड्स दे देंगे तो क्या होगा, तो फिर URL कैसे बिहेव करेगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इसको डुप्लीकेट कर लूँ। ठीक, यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट का फॉर्म नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं माई फॉर्म। ठीक है, और यहाँ से ये हटा के फिर से स्लैश कर देते हैं ताकि वो हमारे ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करे, इसी पे सेम जो भी हमारा लोकल होस्ट है इसी पे रीडायरेक्ट करे। तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट फील्ड दे दी। ठीक, एक इनपुट फील्ड दे दी, एक बटन फील्ड दे दी। यहाँ पे भी इसको भी कर देते हैं सर्च, नहीं तो सबमिट, कुछ भी कर देते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सबमिट दे दिया। ठीक, और यहाँ पर अगर हम लोग एक और इनपुट फील्ड दे देते हैं, लेट अस से यहाँ पर मैंने दे दिया एक और इनपुट फील्ड, वहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हम लोग कर देते हैं A और इसकी वैल्यू कर देते हैं B। तो ये हमारे दो इनपुट फील्ड्स हो गए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे भी यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा, अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ HTML और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ CSS और फिर अगर सबमिट करूँगा, मैं URL से एक बार क्लियर कर देते हैं कुछ भी था जो भी।
यहाँ पर मैं करता हूँ HTML, यहाँ पर कर देते हैं CSS। फिर यहाँ पे मैं अगर सबमिट करूँगा तो URL को देखना क्या होता है। ठीक, URL में देखो A इज इक्वल टू HTML एंड B इज इक्वल टू CSS। तो हमारे पास अगर दो URL होता है तो उनको कंबाइन कर देता है। अभी तक जब तक एक ही था तब तक ये आ रहा था, ठीक, जब दो हो गया तो ये एंड से कंबाइन कर देता है URL। अब इसका सर्वर कैसे यूज करता है ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा सर्वर के ऊपर जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग ये फ्लिपकार्ट के ऊपर, फ्लिपकार्ट का ही URL अगर यहाँ पे डाल दें हम लोग, ठीक, यहाँ पर अगर हम लोग फ्लिपकार्ट का ही URL डाल देते हैं तो फ्लिपकार्ट के सर्वर पर हम लोग को ले जाएगा /q इज इक्वल टू, और यहाँ पे /search इज इक्वल टू, और अगर यहाँ पे मैं q कर दूं, एक फील्ड डाल के अगर q कर दूं यहाँ पे, ठीक, तो ये तीनों को कंबाइन कर देगा। q इज इक्वल टू समथिंग जो भी टाइप करेंगे, एंड a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू समथिंग। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेटेस्ट से CSS कर दिया मैंने, यहाँ पर कर दिया HTML, यहाँ पर कर दिया JS। ठीक, तो ये जो इनपुट फील्ड है इसका जो नेम का वैल्यू है वो है Q, और जो फ्लिपकार्ट है वो भी Q को समझता है, Q को एक्सेप्ट करता है। तो ये हमारी URL में तो कई चीज़ें जाएंगी लेकिन वो केवल Q को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखना मैं गया हूँ /search Q इज इक्वल टू CSS, तो मुझे CSS की बुक्स दिखा रहा है, ठीक, एंड A इज इक्वल टू HTML एंड B इज इक्वल टू JS। तो ये क्या कर रहा है, Q का यूज करके हम लोग को रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक, अगर Q की जगह पे अगर हम लोग A और B भेजे होते तो उसको समझ नहीं आता, वो कुछ भी पेज नॉट फाउंड या ऐसा कुछ एरर देता। और यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि Q भेजा है तो इसलिए हम लोग को वैलिड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक, और A एंड B को वो समझ नहीं रहा है तो उसको इग्नोर कर रहा है। ठीक, तो क्योंकि वहाँ पे उसके डेटाबेस में सेट नहीं है A और B आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग Q को हटा देते हैं, ठीक, यहाँ से अगर Q को हटा देते हैं, A रखते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, अगर आके ये रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर अगर मैं CSS कर दूँ, यहाँ पर HTML कर दूँ, सबमिट करूँगा अगर, तो देखना ये तो A को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, मुझे तो पता भी नहीं था। अगर यहाँ पे डबल A कर देता हूँ तो किसी भी वैल्यू के लिए वो है। तो ये कोई भी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे पता भी नहीं था। ठीक, यूट्यूब पे अगर चल के देखें हम लोग तो यहाँ पे सर्च क्वेरी है, यहाँ पे अगर कुछ भी कर देंगे तो ये एरर दे रहा है। ठीक, लेकिन फ्लिपकार्ट एरर नहीं दे रहा है। फ्लिपकार्ट का ऐसा सेटअप है कि तुम कुछ भी भेजोगे तो वो रिजल्ट देगा। ठीक, तो ये मुझे आइडिया नहीं था, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है वेबसाइट में। फ्लिपकार्ट ने अपना ऐसा ही सेटअप करके रखा है कि यहाँ पर Q इज इक्वल टू, अगर Q के यहाँ पे कुछ भी कर देंगे तो भी ये रिजल्ट देता है। ये देखो दे रहा है, तो ये रिजल्ट तो देता है लेकिन ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रहा है, अपने मन से ही कुछ भी दे रहा है। ठीक, अच्छा, तो अभी मैंने नोटिस किया कि ये रिजल्ट तो दे रहा है लेकिन ये अपने मन से कुछ भी दे रहा है, लैपटॉप तो नहीं दे रहा है, ये अपने मन से कुछ भी रिजल्ट दे रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया होगा कि एरर देने से अच्छा है कि हम लोग कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन अगर हम लोग Q यहाँ पे लिखेंगे तो एग्जैक्ट लैपटॉप का ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी हम लोग के साथ हुआ। हमने सर्च किया था CSS, लेकिन यहाँ पर आ गया कुछ भी। ठीक, हॉर्लिक्स आ रहा है, बोरोप्लस आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे ये जब हम लोगों ने ये अपने फॉर्म से एक बार चल के देखते हैं, ये देखो फॉर्म से जब हम लोग आए थे तो हम लोग यहाँ पे आए थे A इज इक्वल टू CSS, B इज इक्वल टू HTML। तो इसको पता नहीं है कि इसको रिजल्ट दिखाना है कि क्या दिखाना है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने कुछ सेट करके रखा है और हर एक जगह पे जब उसको समझ नहीं आता है क्या भेजा गया तो ये चीज़ दिखा देता है।
तो जो हमारा फॉर्म एलिमेंट है कुछ इसी तरीके से काम करता है। हमारे जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं हमारे फॉर्म के अंदर, उन सभी की वैल्यूज़ को कंबाइन कर देता है। नेम, जो भी इनपुट फील्ड का नेम होगा इज इक्वल टू उसके अंदर जो भी वैल्यू टाइप करेंगे, और फिर अगर मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं तो उनको एंड के साथ जैसे यहाँ पे कंबाइन किया है उसने, ऐसे ही कंबाइन करके वो भेज देता है। ठीक, लेकिन हम लोग जब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट मेथड है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का कि यूआरएल को कंस्ट्रक्ट करना फिर उसी पे रिडायरेक्ट कर देना, उसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। बहुत रेयर केस में हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। हम लोग जावास्क्रिप्ट से खुद से ही फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म के इस जो बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट, इसको हम लोग रोक देंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो वो चीज़ जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में पहुँचेंगे तब हम लोग वो सीखेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक इनपुट फील्ड को हटा देंगे और एक ही इनपुट फील्ड को रखेंगे और देखेंगे कि ये जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, इसकी और क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ से मैं अभी इसको हटा देता हूँ जो दूसरा वाला था। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हटा के कंट्रोल स्पेस अगर यहाँ पे दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो जो टाइप इज इक्वल टू है कितनी सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक, तो यहाँ पे कई सारी वैल्यूज़ हैं, तो जिसमें से अगर हम लोग सबसे ज़्यादा जो नॉर्मली कॉमन है वो तो टेक्स्ट ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं ईमेल। देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू अगर ईमेल कर देंगे तो देखने में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, देखने में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं अगर HTML लिख दूँ और सबमिट करने की कोशिश करूँ तो ये सबमिट नहीं होगा। ये इसने एक वैलिडेशन लगा दिया है, टाइप इज इक्वल टू ईमेल कर दिया तो ये जो फॉर्म एलिमेंट है वो चेक कर रहा है कि ये सबमिट करने से पहले ही चेक कर रहा है कि ये एक्चुअल ईमेल है कि नहीं। तो वही थोड़ा सा हम लोग को एरर दे रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एट इन ईमेल एड्रेस। तो चलो हम लोग यहाँ पे जो सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे ईमेल में एट इंक्लूड कर देते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो ये बोल रहा है प्लीज़ एंटर फॉलोइंग पार्ट। ठीक, तो केवल जो ईमेल होता है वो ऐट पे ही ख़त्म नहीं हो जाता, उसके बाद कुछ भी आता है। तो जैसे gmail.com आता है तो मैं यहाँ पे gmail.com लिख देता हूँ। तो अगर .com ना भी लिखूँ तब भी ये चलेगा। ठीक, अभी मैं कर देता हूँ। ठीक, अभी मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ से एक बार हटा देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे gmail.com मैंने लिखा, अब मैं सबमिट करूँगा, .com मैंने नहीं लिखा है तो भी ये इतना वैलिडेशन लगाता है। .com तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है ये उतना नहीं चेक करता है। तो मैं अगर यहाँ पे सबमिट करूँगा तो देखो ये फ्लिपकार्ट पे मुझे पहुँचा दिया उसने फिर से, और a इज इक्वल टू html@gmail.com, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्शन इज इक्वल टू ये डाल रखा था। ठीक है, इतना क्लियर है। तो टाइप इज इक्वल टू ईमेल क्या करता है, एक वैलिडेशन लगा देता है कि हम लोग ईमेल ही इंटर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं इंटर कर रहे हैं, थोड़ी सी एक वैलिडेशन होती है उसमें। तो यहाँ से एक्शन इज इक्वल टू फ्लिपकार्ट हटा देते हैं, बार बार ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जा रहा है। हम लोग स्लैश लिख देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे रहे। तो यहाँ पे @gmail.com है। ठीक, यहाँ पे .com भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट करेंगे तो हमारे URL पे ही अब ये इधर ही रहेगा। अरे मैंने हटाया तो था, हाँ शायद रिलोड नहीं होगा सही से। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं फिर से करूँ सबमिट करूँ तो देखो हमारे ही यहाँ पे है URL पे। ठीक, तो यहाँ से इसने URL से ऐट को हटा दिया है। ठीक, html@gmail.com था तो उसको ऐट को हटा के %40 इसने कर दिया है। तो ये URL का कुछ रूल होता है जहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं डाल सकते और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं डाल सकते, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल के कुछ भी एंटर करूँगा तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा %20 से। अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो %20 बन गया। ऐसे ही ऐड को रिप्लेस कर दिया जाता है %40 से। मुझे भी पता नहीं था, अभी पता चला। ऐड मैंने लिखा है यहाँ पे तो इसने यहाँ पर तो नहीं किया। ठीक, तो जो भी हो कुछ किसी लॉजिक से उसने किया होगा। %40 क्यों कर दिया उसने, यहाँ पर फिर से डाल के देखते हैं, इसको हटा देते हैं एक बार। हाँ ये %40 कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है।
नॉर्मली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट ही डालते हैं, ऐसे ईमेल को ऐसे यूआरएल के थ्रू नहीं भेजते हैं। तो ये हो गया टाइप इज इक्वल टू ईमेल। और अगर हम लोग को ऐसा टाइप इज इक्वल टू, अगर हम लोग पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड कर दें, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो दिखेगा नहीं। यहाँ पर अगर amazon.com पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ पर साइन इन करूँ मैं और क्रिएट अकाउंट करता हूँ, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड मैं टाइप करता हूँ, लेटेस्ट से सजेस्टेड पासवर्ड मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पर तो दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, नॉर्मली वेबसाइट्स पे दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दूंगा, इधर मैं डबल क्लिक करके एडिट कर दूंगा, तो वेबसाइट का एक्चुअल पासवर्ड दिखने लगता है। तो यही होता है जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक। तो पासवर्ड को अगर टेक्स्ट में चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, तो डबल क्लिक अगर करेंगे तो वो टेक्स्ट एडिटेबल हो जाता है। अगर यहाँ पे पासवर्ड कर देंगे तो फिर से वो गायब हो जाएगा। तो ये बढ़िया एक तरीका है पासवर्ड पता करने का। अगर आपने सेव कर रखा है ऑलरेडी और पता नहीं क्या सेव्ड है, तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। और एक होता है फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो नंबर होता है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर करने से हम लोग के इसमें एक एरो का वो आ जाता है छोटा सा, और इसमें केवल नंबर ही टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ABCD ये सब टाइप कर रहा हूँ, ये नहीं टाइप होगा। हालांकि यहाँ पे ई वाला लेटर टाइप होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंट मतलब कहीं बहुत बड़ा नंबर हम लोग लिखते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोनेंट को डिनोट करने के लिए ई यूज़ करते हैं। तो ई को टाइप कर सकते हैं, बाकी किसी भी लेटर को नहीं टाइप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे केवल नॉर्मली एक नंबर ही टाइप होगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर हो गया। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ डुप्लीकेट कर देता हूँ। पासवर्ड नेम को हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं फॉर्म, हम लोग बस देख रहे हैं कि इनपुट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। और फिर क्या होता है, अगर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये कलर होता है, डेट होता है, चेक बॉक्स होता है। चलो चेक बॉक्स कर देते हैं। तो अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स कर दिए तो ये सब तो ठीक था। ये चेक बॉक्स एकदम इसका रूप ही बदल गया, रंग रूप सब कुछ बदल गया। ये तीनों तो एक ही तरह के हैं, इनपुट फील्ड टाइप के ही हैं, लेकिन चेक बॉक्स एकदम से बदल गया है। ठीक, और अगर मैं कलर कर दूंगा तब तो एकदम से ही बदल जाएगा। देखो ये कलर कर दिया तो एकदम से ये बदल गया। देखो ये कलर पिकर आ रहा है, अपने मन से ही ब्राउज़र इतना डिज़ाइन देता है खुद ही कलर पिकर करने के लिए। तो नॉर्मली ये कलर पिकर उकर हम लोग यूज़ नहीं करते नॉर्मली, लेकिन देख लेते हैं। तो कितनी फील्ड्स होती हैं कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आके कंट्रोल स्पेस दबाओगे अपने आप सारी फील्ड्स आ जाएंगी। डेट होता है, अगर डेट कर देंगे तो यहाँ पे डेट पिकर आ जाएगा। ये देखो डेट पिक करने के लिए पूरा ऑप्शन आ गया। ये सब तो मैं कुछ भी बनाना नहीं, अपने आप ही आ जाता है। टाइप इज इक्वल टू कुछ भी दे देंगे, अपने आप डेट आ जाता है। फिर क्या होता है, टाइम, TIME। तो यहाँ पे टाइम दे देंगे तो पूरा ये टाइम वाला आ जाएगा, कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, टाइम आ गया। फिर क्या हो गया, फिर अगर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो देखो इनपुट टाइप फाइल है। फाइल क्या होता है तुम लोग खुद ही जाके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या होता है। तो जैसे अगर इनपुट टाइप फाइल दे देते हैं तो चूज़ फाइल, जैसे कई वेबसाइट्स पे तुमने देखा होगा ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आता है। ठीक, तो ये होगा इनपुट इज इक्वल टू फाइल, और फिर इनपुट टाइप इज इक्वल टू, तो ये सब कुछ कॉमन मतलब ये हैं। ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू TEL, तो TEL यानी कि टेलीफोन। तो अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेलीफोन दे देंगे तो एक नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर भी, कुछ भी नंबर के अलावा भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन में जब खोलते हैं तो वो नंबर पैड खुलता है, कीबोर्ड नहीं खुलेगा। ये ABCDEFGH क्वेटी वाला कीबोर्ड नहीं खुलता है। मोबाइल फ़ोन में सीधा 1 2 3 वाला नंबर पैड खुलेगा, टाइप करने में थोड़ा सा ईजी होता है। तो ये कुछ हो गए कॉमन टाइप्स। नॉर्मली इसमें से जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यही 3 हैं, जो कि 3 4, हाँ ये जो 4 हैं यही यूज़ करते हैं।
बाकी ये सब बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए इनपुट के इतने टाइप्स। एक और टाइप बचा है जिसको देख लेते हैं, कभी कभी कई जगह पे यूज़ होता है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू होता है एक सबमिट। तो यहाँ पर अगर इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देंगे तो ये देखो एक सबमिट बटन की तरह बन गया है, ये यही वाला है। ठीक, ये हमारी एक्चुअल सबमिट बटन टाइप। ठीक, अगर इस पे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये देखो ये है इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। तो हम लोग एक फॉर्म को चाहें तो हम लोग इनपुट एलिमेंट के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, अगर वहाँ पे टाइप इज इक्वल टू सबमिट दे देंगे। ठीक, अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सबमिट टेक्स्ट आ जाता है। अगर हम लोग इसके अंदर कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे कि सर्च लिखना चाहते हैं, तो हमें ये देना पड़ेगा, वैल्यू इज इक्वल टू सर्च। ठीक, तो वैल्यू इज इक्वल टू जो भी देंगे वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक, तो नॉर्मली ये कोई यूज़ भी नहीं करता है, कहीं कहीं तो मैं दिखेगा इसलिए मैंने बता दिया। ठीक, नॉर्मली ये यूज़ नहीं करते हम लोग, तो ये बटन ही यूज़ किया जाता है। तो बटन का अब हम लोग टाइप देख लेते हैं, क्योंकि बटन में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ठीक, बटन में टाइप इज इक्वल टू अगर करेंगे तो ये देखो, तो बटन के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बटन के बस इतने ही 4 ऑप्शन होते हैं। तो बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट बाय डिफॉल्ट होता है। इसीलिए जो हमारा फॉर्म होता है बाय डिफॉल्ट जब बटन को सबमिट करते हैं वहाँ पे कोई भी टाइप नहीं दिया होता है बटन का, फिर भी वो सबमिट करता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे बटन का टाइप होता है वो सबमिट होता है। जैसे बाय डिफॉल्ट इनपुट का टाइप टेक्स्ट होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट बटन का टाइप सबमिट होता है। तो जैसे हमारा ये है फ्लिपकार्ट का बटन, यहाँ पर अगर टाइप इज इक्वल टू सबमिट दे देंगे तो भी चेंज नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ पे अगर मोबाइल लिख के इस पर क्लिक करेंगे तो एग्जैक्टली काम कर रहा है, क्योंकि ये एज अ सबमिट काम कर रहा है। ये जो बटन है सबमिट बटन की तरह एक्ट कर रही है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हम लोग चेंज करके बटन की वैल्यू टाइप इज इक्वल टू अगर बटन दे देते हैं, टाइप इज इक्वल टू बटन देने से क्या होता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, जो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा, वो सबमिट नहीं करेगा, वो बस क्लिक होगा। अब तुम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको बता सकते हो कि बटन सबमिट होने पे क्या करना है। ठीक, लेकिन ये कुछ करता नहीं है। तो इसका कभी कभी हम लोग को काम पड़ता है, नॉर्मली काम नहीं पड़ता। नॉर्मली जो बटन होता है उसका यूज़ करके हम लोग सबमिट ही करते हैं। लेकिन किसी किसी केस में हम लोग को होती है ज़रूरत, जहाँ पर हम लोग सबमिट नहीं करना चाहते हैं फॉर्म। लेटेस्ट से एक फॉर्म है जिसपे हम लोग को बैक बटन दी होती है। ठीक, तो बटन तो होती हो लेकिन उससे सबमिट नहीं होता फॉर्म, उससे बैक होता है। तो उस केस में हम लोग को जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बताना होता है कि ये बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। तो उस बटन को क्लिक करके हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैक करवाते हैं। ठीक, तो उस केस में हम लोग को ये बटन टाइप इज इक्वल टू बटन काम आएगा। ठीक, तो टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे बटन कर दिए। ठीक, और यहाँ पे अगर टाइप इज इक्वल टू हम लोग अगर देखें ये रीसेट, तो टाइप इज इक्वल टू रीसेट का क्या करता है, चलो चल के अभी तुरंत देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हेलो, कुछ भी लिख दिया तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे भी कुछ लिख दिया, ये लिख दिया, ये कुछ कलर मैंने लाल कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक, और चलो सब कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं। ठीक, लेकिन अब हम लोग इस पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो लिखा तो है सबमिट लेकिन टाइप है रीसेट। इधर देखो टाइप है रीसेट लेकिन लिखा है सबमिट। तो यहाँ पे क्या लिखा है वो मैटर नहीं करता, ये टाइप इज इक्वल टू क्या है वो मैटर करता है, ये कैसे बटन बिहेव करेगी। ठीक, तो अगर हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म रीसेट हो गया। रीसेट यानी कि जैसे स्टार्टिंग में था वैसा हो गया, सारा पूरा डेटा जो भी फॉर्म में हम लोगों ने फिल किया था वो क्लियर हो गया है। ठीक, तो ये तो हो गया टाइप इज इक्वल टू रीसेट। मेरे जो टाइप इज इक्वल टू मेन्यू आ रहा है इसका मुझे भी आइडिया नहीं क्या है, और इसको नॉर्मली यूज़ भी नहीं करते हैं, और ये कुछ नया सा है शायद। अगर हम W3 स्कूल्स की वेबसाइट पर भी आके देखें तो जो बटन का टाइप एट्रीब्यूट है उसकी 3 ही वैल्यूज हैं, टाइप इज इक्वल टू बटन, सबमिट एंड रीसेट। बटन और सबमिट और रीसेट ये 3 ही है। वो मेन्यू क्या है ये पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे भी आइडिया नहीं है। इस पर मैं स्टडी करूंगा, फिर कभी फ्यूचर में इस पर मैं वीडियोस बना दूंगा क्या होता है ये मेन्यू, कैसे काम करता है। लेकिन अभी हम लोग को इसकी ज़रूरत है नहीं। एक तो इसको बटन टाइप रीसेट ही रख देते हैं। तो ये तो हो गए कितने डिफरेंट टाइप्स के इनपुट फील्ड्स होते हैं और बटन के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। एक और चीज़ वो होता है इनपुट के ऊपर एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे प्लेस होल्डर इज इक्वल टू
और लिख देते हैं यहाँ पे प्लीज ENTER योर नेम। मैंने लिख दिया प्लीज इंटर योर नेम। तो ये देखो ये लिख के आ रहा है यहाँ पे प्लीज एंटर योर नेम, और जैसे ही मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो गायब हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर इसको बोलते हैं, जो कि ऐसा टेक्स्ट होता है जो टाइप करने से जस्ट पहले दिखता है, यूजर को हिंट देता है कि इसके अंदर क्या टाइप करना है। जैसे कि ये चारों चीजें थी, तो चारों चीजें जब एम्प्टी थी तो कोई आइडिया लग नहीं रहा था कि किसमें क्या टाइप करना है, और जब हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया तो हम लोग को आइडिया लग रहा है कि यूजर को आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या टाइप करना है। तो इसीलिए हमेशा प्लेस होल्डर देना जरूरी होता है। तो ये तो हो गया प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर यहाँ पे भी दे सकते हैं, प्लीज इंटर योर पासवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं, प्लीज को हटा सकते हैं, केवल एंटर योर पासवर्ड बहुत साइट्स पे लिखा होता है। तो एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर नेम ऐसा भी लिख सकते हैं। और भी एक वैल्यू होती है जो कि होती है, एक एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, जो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड देने से क्या होता है, अगर हम लोग फॉर्म सबमिट करने जाएंगे, ठीक, ये तो रीसेट, मैंने इसका टाइप रीसेट कर दिया होगा, मैं चल के सबमिट कर देता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एक बटन लगा देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। तो ये यहाँ पर सबमिट लिखने की वजह से नहीं सबमिट हो रहा है, इसका टाइप बाय डिफॉल्ट सबमिट है इसलिए सबमिट हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही सबमिट करूंगा तो क्योंकि हम लोगों ने रिक्वायर एट्रीब्यूट दिया है इसलिए ये एक एरर दिखा रहा है, प्लीज सबमिट दिस फील्ड। तो एक तरह से वैलिडेशन का काम करता है, ठीक। और हम लोग एक और यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे एक होता है मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। तो जैसे कि पासवर्ड के केस में हम लोग कई वेबसाइट्स में देखते हैं मिनिमम लेंथ होती है 6 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर्स, ठीक। तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो मिन लेंथ यहाँ पे अगर करेंगे मिन लेंथ, तो मिन लेंथ कर सकते हैं लेट अस से 6, ठीक। और मैक्स लेंथ 10, मैक्स लेंथ कर दिया मैंने 10। तो अगर हम लोग 6 लेटर से अगर हम लोग कम लिख के सबमिट करेंगे, जब सबमिट करेंगे, अच्छा ये पहले इसका एरर दे रहा है क्योंकि ये वाला इनपुट फील्ड पहले है, तो पहले इसमें कुछ भर देते हैं फिर सबमिट करते हैं, तो इस वाले पे एरर जो है इस पे पहुंच गई है, ठीक। एक टाइम पे एक ही वाले का एरर देगा ये। तो ये बता रहा है प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करो, 6 कैरेक्टर करो, ठीक। अभी तुमने 4 कैरेक्टर यूज किया है, इसको मैंने 6 कैरेक्टर कर दिया, ठीक। तब ये हो गया सबमिट, जो भी होना था ये रीलोड हो गया। अब यहाँ पे यूआरएल में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी के ऊपर नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया है, ठीक। और यहाँ पे स्लैश है सीधा, तो केवल वो क्वेश्चन मार्क लग के आ जा रहा है, बाकी उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ना तो उसको नेम एट्रीब्यूट मिल रहा है ना तो एक्शन के अंदर उसको स्लैश मिल रहा है, तो इसीलिए वो प्रॉपरली यूआरएल को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये मैंने दे दिया, ठीक। मिन लेंथ मैक्स लेंथ, ठीक। और जो नंबर होता है अगर, अच्छा तो हम लोगों ने वो तो देख लिया मिनिमम लेंथ वाला वैलिडेशन, एक बार मैक्सिमम लेंथ वाला वैलिडेशन भी देख लेते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे डालेंगे बहुत लंबा सा टेक्स्ट तो होगा ही नहीं, हम लोग टाइप ही नहीं कर सकते। मिनिमम तो टाइप कर सकते हैं 2-3, लेकिन मैक्सिमम 10 से आगे मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो जा ही नहीं रहा है, ठीक। तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करके सबमिट करूंगा तो हो जाएगा। तो मैक्स लेंथ डालने से उसके आगे बढ़ता ही नहीं है। और फिर इनपुट टाइप नंबर, तो यहाँ पे होती है मिन और मैक्स वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे मिन इज इक्वल टू अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये कंपेयर करेगा जो भी यहाँ पे वैल्यू इनपुट हो वो 100 से छोटी ना हो, तो मिनिमम मतलब 100 हो। तो अगर मैं यहाँ पे 88 या 89 कर देता हूँ और फिर यहाँ पे भी कुछ डाल देते हैं, यहाँ पर भी 7-8 कैरेक्टर्स डाल देते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो मैथमेटिकली ये वो कर रहा है, ये टेक्स्ट का लेंथ नहीं कैलकुलेट कर रहा है। जो मिन मैक्स लेंथ होता है वो टेक्स्ट का लेंथ कैलकुलेट करता है कि इस पूरे टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं टोटल ABCD वाले। यहाँ पर ये मैथमेटिकली नंबर को कैलकुलेट कर रहा है कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा। तो ये 100 से छोटा है, अगर मैं इसको 100 से बड़ा कर दूंगा 100, ठीक, ये 100 से बड़ा है उसके बराबर भी, ठीक। तो ये देखो हो गया, तो फिर एरर नहीं दिया उसने। तो ये मिन होता है, फिर मैक्स भी होता है सेम, मैक्स इज इक्वल टू अगर
500 दे देते हैं। तो 500 से बड़ा अगर एंटर करेंगे तो एरर देगा। यहाँ पे कुछ एंटर कर देते हैं, यहाँ पे 500 कर दिए, 5000 कर दिए। अब अगर सबमिट करेंगे, ठीक, तो ये भी इसी वाले एरर पे अटका है क्योंकि इसको 6 कैरेक्टर चाहिए। 6 कैरेक्टर में दे दिया, फिर ये बोल रहा है वैल्यू मस्ट बी लेस देन 500। तो ऐसे हम लोग मिन मैक्स का यूज़ करके, रिक्वायर्ड का यूज़ करके और मिन लेंथ मैक्स लेंथ का यूज़ करके हम लोग एक बेसिक वैलिडेशन लगा सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक, ये जब हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो कैसे एक्चुअल वैलिडेशन, कैसे रियल लाइफ में वैलिडेशन लगाते हैं वो सीखेंगे। यह बेसिक वैलिडेशन स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे यूज़ करके लगा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट HTML एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके। अभी एक चीज़ और बची है, वो है लेबल्स। इनपुट में कैसे हम लोग लेबल्स लगा सकते हैं। ठीक, लेबल्स क्या होते हैं और कैसे लगाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एक लेबल टैग होता है उसके लिए, ठीक, लेबल टैग, और वहाँ पे मैंने देखो लेबल लिखा है, यहाँ पे फॉर आ गया। फॉर तुरंत बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ जाता है ये VS कोड के सेशन के द्वारा। तो फॉर में हम लोग को क्या देना होता है, जिस इनपुट से हमें लेबल को कनेक्ट करना है उस इनपुट की आईडी देनी होती है। तो इसका मतलब हम लोग को इनपुट के ऊपर एक पहले आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू मैं दे देता हूँ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सर्च या कुछ भी दे दो। तो ये जो मैंने आईडी दे दी है इसको मैं इस फॉर में दे दूंगा। इनपुट की आईडी हमें फॉर में देनी होती है। ऐसा करने से ये इनपुट से ये वाला लेबल कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे और फिर इस लेबल के अंदर क्या हमें दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग वो दे सकते हैं फ्लिपकार्ट सर्च। मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लिपकार्ट सर्च, तो ये देखो फ्लिपकार्ट सर्च लिख के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे कि अभी मैं इस वाले इनपुट फील्ड के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ये वाला इनपुट फील्ड फोकस हो जाता है। फोकस का मतलब ये हमारी फील्ड बोल्ड होगी और कर्सर इसके अंदर आ गया, और मैं टाइप करना शुरू करूंगा तो इसके अंदर टाइप होगा। और ऐसे अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला फोकस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जिस पे क्लिक करते हैं वो फोकस हो जाता है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तब भी वो फोकस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया है। कैसे कनेक्ट किया है, फॉर एट्रीब्यूट देके। अगर मैं फॉर एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, मैं ये फॉर एट्रीब्यूट हटा देता हूँ और अब क्लिक करता हूँ तो देखो ये नहीं फोकस हो रहा है। तो ये फॉर एट्रीब्यूट देके हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर में उस इनपुट की आईडी दे देते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है। और चलो इस इनपुट की आईडी देते हैं यूट्यूब। इस इनपुट की आईडी दे दी है यूट्यूब, और अब इस इनपुट की आईडी इस वाले फॉर को दे देते हैं। उस इनपुट की आईडी मैंने इस वाले फॉर को दे दी, यहाँ पे जो फॉर था। तो अगर मैं इस वाले लेबल को क्लिक करूंगा तो तुम लोग गेस करके बताओ कि कौन सा इनपुट फोकस में होगा, ये वाला होगा कि ये वाला। गेस किया? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा गेस। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्लिक किया और ये वाला फोकस में आ गया। हालांकि ये इनपुट लेवल इसके अंदर है, दूसरे फॉर्म के अंदर है, इस वाले फॉर्म के अंदर है। ये कहाँ गया, इस वाले फॉर्म के अंदर है, लेकिन ये फोकस कर रहा है इस वाले इनपुट को, क्योंकि हम लोगों ने इस इनपुट की आईडी इस वाले लेवल को दे दी है, इसीलिए ये वाला इनपुट इससे कनेक्ट हो गया है। तो ऐसे हम लोग लेबल को इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो नॉर्मली जब हम लोग फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं तो उसमें एक इनपुट भी रखते हैं और एक लेबल भी रखते हैं। ठीक, एक इनपुट और एक लेबल। तो चलो एक हम लोग छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ, इन सबको ऐसे ही रहने देता हूँ। मैं ऊपर एक फॉर्म बनाता हूँ ताकि हम लोग को स्क्रॉल ना करना पड़े नीचे जाके। यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, लॉगिन फॉर्म। H2 दे देता हूँ यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्म टैग यूज करेंगे। ठीक, एक्शन हम लोग कुछ नहीं देंगे, स्लैश दे देते हैं, क्योंकि हम लोग किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं अभी। ठीक, तो अब हम लोग एक इनपुट बनाते हैं, ऐसा इनपुट बनाएंगे जिसमें यूजर नेम हो, ठीक, यूजर का ईमेल एंटर हो, मोबाइल नंबर एंटर हो और पासवर्ड एंटर हो, और एक सबमिट का बटन रहे। ठीक, इतनी चीजें हम लोग करेंगे। तो देखो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ इस टाइप में, यूजर का नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। ठीक, तो हम लोग मोबाइल नंबर और ईमेल का अलग अलग बना देंगे। ठीक, कुछ इस टाइप में बनाना है हमें।
तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा एक इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर डालता हूँ, एंटर योर नेम, ये मैंने डाल दिया इतना। और अभी के लिए ये इतना मैं हटा देता हूँ, बाद में जब आप लोग को ये कोड अपलोड करके दूंगा तो वहां पे मैं ये सारा डाल दूंगा। ठीक, मैं इसको हटा के कहीं और रख देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एक्स। अच्छा एक चीज कर सकते हैं, देखो हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसका यूज करके थोड़ा सा इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको एक डिव में रख देता हूँ, जैसे मुझे इस पूरे ग्रुप को हाइड करना है। ठीक, तो मैंने इसको एक डिव में रख दिया। ठीक, तो ये पूरा एक एलिमेंट के अंदर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे हिडन एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो हम लोग का ये पूरा कंटेंट यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक, ये देखो ये यहाँ से पूरा कंटेंट गायब हो गया, हमारे HTML के अंदर भी है और गायब भी हो गया है, हमारे पेज के अंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने हिडन एट्रीब्यूट लगा दिया यहाँ पे। तो हमारा इतना बन गया है। एक बस अभी एक इनपुट फील्ड बना है। अब उसके साथ हमें एक लेबल भी लगाना है इस तरह से, योर नेम, ताकि इस पे क्लिक करें हम तो ये फोकस हो जाए। जैसे यहाँ पे फोकस हो रहा है, इस लेवल पे क्लिक कर रहे हैं तो ये फोकस हो रहा है। तो ये कहाँ गया, ये है। ठीक, तो यहाँ पर इसके ऊपर दे देते हैं। अच्छा, लेबल को कनेक्ट करने के लिए हमें आईडी की भी जरूरत पड़ेगी, तो आईडी इज इक्वल टू दे देते हैं नेम। आईडी हो गई हमारा नेम, फिर यहाँ पे लेबल इज इक्वल टू फॉर में यहाँ पे नेम देंगे क्योंकि इसी इनपुट की आईडी से हमें कनेक्ट करवाना है। तो ये मैंने दे दिया। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी क्योंकि ये लेबल के अंदर जो भी यहाँ पे देंगे वो दिखेगा। तो ये दे दिया मैंने। ठीक, अब ये देखो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक, तो ये ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है। तो ये एक ही लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम लोग इसका टाइप देखेंगे तो ये इनलाइन है। अगर कंप्यूटर में जाके ये देखो डिस्प्ले इनलाइन है, इसीलिए ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो तुम्हें अगर दूसरी लाइन में चाहिए तो इसको एक ब्लॉक एलिमेंट में रैप करना पड़ेगा। ठीक, तो ब्लॉक एलिमेंट में जब हम लोग CSS सीखेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे बिना रैप किए भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर तुम चाहो तो इसको p टैग में अगर रख दोगे तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में हो गया, 2 लाइन में। ठीक, तो ये 2 लाइन में हो गया, तो ये हो गया। लेकिन चलो ऐसा मुझे नहीं चाहिए इसमें क्योंकि गैप आ रहा है इतना ज़्यादा। ये देखो, तो p टैग में ना रख के div में रख दो क्योंकि div में कोई गैप नहीं होता है। ठीक, div में रखोगे तो इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, तुरंत इसके ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि हम लोगों ने आईडी भी दिया तो इस पर क्लिक करेंगे तो फोकस भी हो जाएगा। तो ये बन गया। div में मैंने लेवल को रख दिया। div में रखने से क्या हुआ, div एक ब्लॉक होता है, तो div जब ब्लॉक होता है तो वो पूरा विड्थ कवर कर लेगा, तो फिर जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये तो हो गया, इतना मैंने कर दिया। फिर अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो अगर मैं नेक्स्ट करता हूं तो नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा। नेक्स्ट पहले तो ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लगभग सेम रहेगा सब कुछ। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा मोबाइल नंबर, ईमेल कर देते हैं पहले। ठीक, टाइप इज इक्वल टू भी ईमेल कर देंगे और आईडी इज इक्वल टू भी ईमेल, ये दोनों भी ईमेल। अब यहाँ पे एक मैं शॉर्टकट यूज करने जा रहा हूँ, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी होने से एक वर्ड को मैंने पहले नेम को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने किया कंट्रोल डी। तो ये क्या करता है, अगर वही सेम वर्ड और भी नेक्स्ट है तो उसको सेलेक्ट कर देता है। अगर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेंगे तो आगे सेलेक्ट होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पेज में जितने भी बार वो वर्ड आया है वो सारे वर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे वही हुआ है, मैंने मल्टीपल टाइम्स इसको सिलेक्ट कर लिया है। अगर चाहो तो तुम एक एक करके कम भी कर सकते हो, कंट्रोल यू दबाओगे। कंट्रोल यू दबाओगे तो ये जैसे जैसे बढ़ा था सिलेक्शन उसका घटता चला जाएगा। ठीक, पहले देखो एक को सिलेक्ट किया था, फिर कंट्रोल डी दबाया तो दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी दबाया तो अभी इसको तीसरे को सिलेक्ट कर लेगा। वैसे ही कंट्रोल यू दबाओगे तो इसका उल्टा होगा, वो पीछे चला जाएगा सिलेक्शन। ठीक, मैंने कंट्रोल डी दबाया और इसको कर दिया और 3 बार दबा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो गया ये ईमेल, ठीक, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो ये देखो अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गैप चाहिए, यहाँ पे ईमेल और इसके ऊपर थोड़ा सा गैप चाहिए, क्योंकि एकदम सटा सटा है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम लोग चाहें तो इस इन दोनों को एक एक तो हम लोग गैप देने के लिए बी आर टैग यूज कर सकते हैं, ठीक। देखो बी आर टैग यूज किया तो 2 बार यूज कर लो, एक बार ब्रेक नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी लाइन ब्रेक है, 2 बार यूज किया गैप हो गया, ठीक। लेकिन हम लोग बी आर टैग नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे पी टैग। तो पी टैग मैंने यहाँ पे यूज किया, 1 मिनट, कुछ तो कट गया है, हाँ मैंने ये पूरा सही से सेलेक्ट नहीं किया था, इसको सही से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर लेते हैं, और फिर इसको हम लोग डाल देंगे पी टैग के अंदर। तो ये देखो गैप आ गया ऑटोमेटिक, ठीक। पी टैग के अंदर डाल दिया और इसको भी पी टैग के अंदर डाल देंगे, पी टैग के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे भी अभी जब नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पे भी गैप हो जाएगा। तो इस पूरे को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ तो ये फॉर्मेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉर्मेट हो नहीं रहा है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद HTML फॉर्मेटर, ठीक। तो ये मैंने फॉर्मेट कर दिया है, प्रोटियर शायद सही से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे किसी भी रीजन से। तो ये मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ शिफ्ट डाउन एरो से। तो ये मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पे मोबाइल कर देता हूँ, इंटर योर MOBILE, और यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल नंबर। तो ये हो गया मेरा मोबाइल नंबर। देखो ये सारे कनेक्टेड हैं, ठीक, इस लेवल से, क्योंकि मैंने इसको दिया था ये आईडी, मोबाइल की आईडी इसमें फॉर्म में है, ठीक, इस वाले की आईडी इस वाले फॉर्म में है, इस वाले लेवल में, इसीलिए सारे कनेक्टेड हैं आपस में। अब एक लास्ट वाला बचा है जो कि है पासवर्ड। इसको सेलेक्ट करके डाउन एरो करेंगे, इसको चेंज कर देंगे सबको पासवर्ड, यहाँ इसको कैपिटल कर देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अच्छा हाँ, मैं कंट्रोल डी करके चेंज कर रहा था तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू मोबाइल हो गया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। टाइप इज इक्वल टू मोबाइल, टाइप इज इक्वल टू TEL होता है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप इज इक्वल टू TEL कर देंगे। तो ये हो गया। अब इस पे अगर कुछ टाइप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब केवल एक सबमिट बटन लगाना है यहाँ पे, तो एक बटन लगा देते हैं, ठीक, बटन में यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू चाहे तो सबमिट दे सकते हैं, नहीं तो अगर चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, तो ये सबमिट दे दिया। और चलो एक रीसेट वाली बटन भी दे देते हैं, इसे अगर कोई चाहे तो रीसेट कर सके। ये देखो मैंने कुछ टाइप किया, इस पर क्लिक करूंगा तो रीसेट हो जाएगा पूरा। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर कुछ डाल के सबमिट करेंगे, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और अगर मैं ईमेल में कुछ ऐसा ही डालता हूँ, तो ये अगर सबमिट करूंगा तो ये कहेगा कि इसको वैलिड ईमेल बनाओ, ठीक। मोबाइल नंबर, ये सब इसमें ज़्यादा वैलिडेशन होता नहीं है, ठीक। तो देखो ये अभी तुरंत इसने पेज को रिलोड किया, ठीक। थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लेना, इसने पेज को रिलोड किया और इसने मुझे क्वेश्चन मार्क पे रिडायरेक्ट कर दिया। और इसने क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट नहीं दिया था, इसीलिए इन सबको अगर नेम एट्रीब्यूट दे देते तो क्वेश्चन मार्क फिर वो नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वो वैल्यू भी कर देता। तो चलो हम लोग चल के देख लेते हैं, एक बार कर देते हैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट भी, नेम इज इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू नेम हो जाएगा, नेम इज इक्वल टू नेम, और फिर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और
नेम इज इक्वल टू मोबाइल। ठीक है, हम लोगों ने सारे इनपुट एलिमेंट्स पे नेम एट्रीब्यूट दे दिया है। तो अब अगर हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पूरे यूआरएल में वो बन के आएगा, लिख के आएगा। ठीक, तो अगर मैं ये कर देता हूँ फिल, ये फिल, यहाँ पर भी एक कोई भी नंबर डाल देता हूँ, पासवर्ड भी कुछ भी डाल देते हैं, और अगर सबमिट करेंगे तो देखना ये नेम इज इक्वल टू अनुराग, और फिर ये प्लस आ गया क्योंकि शायद स्पेस में मुझसे टाइप हो गया होगा, एंड ईमेल इज इक्वल टू anurag@gmail.com। जो भी था ऐड को इसने रिप्लेस कर दिया है जिससे भी ये चाह रहा था %40 से, और फिर मोबाइल इज इक्वल टू इतना और पासवर्ड इज इक्वल टू समथिंग। तो हम लोग जब नॉर्मली काम करते हैं फॉर्म्स के साथ तो हम लोग ऐसे यूआरएल में पासवर्ड ऐसे नहीं भेजते हैं, ये तो दिखने लगेगा सबको, तो यूआरएल में नहीं भेजते हम लोग, जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड करके कोडिंग के थ्रू पासवर्ड भेजते हैं। तो लेकिन ये फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, अगर तुम इसको प्रिवेंट नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट ऐसे ही काम करेगा, यूआरएल में ही सारा फॉर्म का डेटा भेज देगा। क्वेश्चन मार्क लगा के फिर जो भी तुमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को नेम दे दिया था, तो यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे इसने नेम कर दिया है। ठीक, इधर नेम इज इक्वल टू ईमेल था तो यहाँ पे ईमेल है, एंड के बाद ईमेल लगाया है, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मोबाइल था तो यहाँ पे मोबाइल है, मोबाइल इज इक्वल टू जो भी इसके अंदर मैंने टाइप किया था। ठीक, पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे मैंने टाइप किया था। तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा था लेकिन इसने यूआरएल पे डाल के दिखा दिया। बहुत अच्छा, ऐसे ही करो तुम, ठीक, सबको पता चल जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, तो इसने पता चलवा दिया कि क्या तुमने टाइप किया था। तो ऐसे ही इसीलिए हम लोग ये फॉर्म को ऐसे नॉर्मली यूआरएल के थ्रू नहीं सबमिट करते हैं। अगर हम लोग की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड या और भी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है तो हम लोग उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू बिहाइंड द सीन्स इनक्रिप्ट करके सेंड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्म एलिमेंट। हम लोगों ने सीखा कि फॉर्म एलिमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म एलिमेंट का फंक्शन क्या होता है, कैसे फॉर्म एलिमेंट यूआरएल खुद से क्रिएट करके फिर उस पर रिडायरेक्ट कर देता है जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स देखे। हम लोगों ने देखा कि कैसे लेबल को एक इनपुट फील्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, और हम लोगों ने देखा कि कैसे एक रीसेट बटन देके फॉर्म को भी रीसेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, एग्जैक्टली अमेजोन जैसा ये एक फॉर्म बनाना है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम है जैसे हम लोगों ने बनाया है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें एक डिफरेंस आपको मैं बताता हूँ वो करना है। यहाँ पे नीचे एक लिख के आएगा, ये बटन के जस्ट ऊपर जो भी सबमिट बटन रहेगा इसके ऊपर लिख के है एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक, वो और उसके साथ में एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स होना चाहिए। ठीक, आपको एक बनाना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, जिसकी इसको एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट देना है, यानी कि अगर कोई भी सबमिट करे बिना उसको चेक किए तो वो एरर देगा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होना चाहिए इसको, यानी कि तुम चेक करो। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। और एक और होमवर्क है, तो जैसे हमने अभी यूट्यूब और फ्लिपकार्ट का सर्च फंक्शनैलिटी अपने फॉर्म में इंक्लूड किया था, वैसे ही आपको गूगल का फॉर्म अंडरस्टैंड करना है, गूगल का फॉर्म समझना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने खुद के फॉर्म में, और आपको अमेजोन का भी करना है। अमेजोन पे चले जाओ और खुद से समझने की कोशिश करो कि कैसे उसका सर्च काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया कुछ भी, तो ये देखो, ये /s फिर क्वेश्चन मार्क k इज इक्वल टू मोबाइल, इतना पार्ट इग्नोर कर देना, इतने पार्ट की जरूरत नहीं है तुम्हें। इतने अगर मैं इतने पे ही एंटर मारूंगा तो भी रिजल्ट सेम आएगा, जैसे फ्लिपकार्ट के केस में हम लोगों ने देखा था। ये लोग कुछ एक्स्ट्रा देते हैं अपने पर्पस के लिए, कुछ अलग पर्पस के लिए। तो ये वाला और गूगल का भी फॉर्म, गूगल पे भी अगर चले जाओगे google.com, और यहाँ पर भी देखो ये गूगल ने खुद ही गूगल सर्च कर दिया है क्योंकि मैंने यूआरएल पे डाल दिया था। तो यहाँ पर जाके देखोगे तो ये भी एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है, /search question mark q इज इक्वल टू गूगल। फिर उसके बाद ये फिर वैसे ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन की तरह ये तो और भी लंबा दिया है, इसको भी इग्नोर कर दोगे अगर तो भी काम करेगा। अगर मैं डिलीट करके फिर से एंटर मारता हूँ तो भी ये रिलोड होके काम कर रहा है। ठीक, तो आपको ये चीज करना है, ये चीज इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करके नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके कमेंट्स में डालो। मैं भी देखूंगा कि आपने कैसे इंप्लीमेंट किया है, आपको समझ आया कि नहीं। तो ये हो गया फॉर्म एलिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।